में अक्टूबर नवंबर महीने का सभी क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार है। क्यों ना हो, भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जहां पर सारे मैचेस भारत में ही होंगे। और इसीलिए अगर हम बात ओडीआई की करें और बल्लेबाजी की दृष्टि से देखें तो सवाल उठता है कि भारत के टॉप परफॉर्मर्स कौन है। आइए आज के अंक में बातचीत करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और क्रिकेट पर चर्चा करने के लिए यहाँ डीडी स्पोर्ट्स के स्टूडियोज में मेरे साथ दो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। स्वागत कीजिए अजय रात्रा का। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू अमित। फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर। और साथ ही बंटू सिंह हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। 1989 और 91 रणजी ट्रॉफी में 2 बार आपने सेंचुरीज लगाई जी। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आप दोनों से हम आज बात करेंगे कि ओडीआई पर अब जब निगाहें हैं, क्योंकि विश्व कप होना है, तो आपको क्या लगता है कि तैयारी शुरू हो गई है, बिगुल बज गया है? जी हाँ, और मुझे लगता है तैयारी अभी नहीं, काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा समय के बाद दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाती है। और भारत में है तो सभी बहुत एक्साइटेड है। भारतीय टीम हम देखें जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, अभी ओडीआई में बहुत अच्छा कर रही है और पूरी तैयारी है। होपफुली वो तैयारी जो है आगे रिजल्ट्स में भी तब्दील हो। तो 1983 और फिर उसके बाद 28 साल के बाद 2011, क्या अब 2023 में भारत फ्रंट रनर है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। देखिए, भारत में ये मेज़बानी कर रहा है और भारत में ये टूर्नामेंट होना है। जैसे अजय ने कहा कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएं होपफुली, और सभी देखिए भारतीय दर्शक और क्रिकेटर्स, हम लोग क्रिकेटर्स, क्रिकेट फैंस, जो इतनी दुनिया जुड़ी हुई है क्रिकेट के साथ, वो सभी चाहते हैं कि एक बार भारत दोबारा से जो वर्ल्ड कप में जो पीछे हमारी एक रेपुटेशन बनी है कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे सेमीफाइनल लाइन को, तो मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस बार शायद भारतीय टीम जिस तरीके से तैयारी है, और देखिए बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा इनकी मजबूत होती जा रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ खेलने के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस और वर्ल्ड कप की तैयारी है। जी बिल्कुल। तो यकीनन सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत का कप्तान कौन होगा। तो क्या रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे? और उनकी बल्लेबाजी पर भी आइए एक नजर डालते हैं। तो अजय, क्या रोहित ही कप्तान होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में? देखिए अमित, अभी तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी समय से वो अब उन्होंने कप्तानी ली है और कोई भी टीम वर्ल्ड कप के जस्ट पहले नहीं चाहेगी कि वो कप्तान चेंज करे। और जिस तरह से जैसा एक्सपीरियंस उनके पास है, आईपीएल का बहुत एक्सपीरियंस है उनको, और टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं, टीम में उनकी रिस्पेक्ट है, तो मुझे लगता है कि वही हमें दिखेंगे कप्तानी करते हुए। जी, रोहित इज द ओनली ऑप्शन और कुड देयर बी एनी अदर कंटेंडर? नहीं, बिल्कुल रोहित ही अभी ऑप्शन है, क्योंकि देखिए बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है और जो टीम को संभाल रहे हैं इतनी देर से। जैसे अजय ने बोला कि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी जल्दी इसको चेंज करें। जी, और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 241 मैचेस खेले हैं रोहित ने। 9,782 रन उन्होंने बनाए हैं। सर्वाधिक अगर देखें अजय तो 3 दोहरे शतक हैं, 264 उनका सर्वाधिक है श्रीलंका के खिलाफ। जी हाँ अमित, और अगर हम रोहित की बात करेंगे तो यस, 3 दोहरे शतक आपने जिक्र किया। मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाना आसान नहीं है। इन्होंने 3 बनाए और एक दोहरा शतक जो 264 रन बनाए हैं जी। और जो खास बात इनको, मुझे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो इनका कन्वर्जन रेट। इन्होंने 100 बनाए हैं और 48 जो हैं हाफ सेंचुरीज भी हैं, तो कन्वर्जन रेट हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। और ये खास बात है इनकी, जब ये सेट हो जाते हैं तो ये लंबे स्कोर में उसको तब्दील करते हैं सेंचुरी, और 3 डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं। जी बिल्कुल, 3 दोहरे शतक, 2 तो श्रीलंका के खिलाफ आए, जो आप सर्वाधिक यहाँ पे देख रहे हैं 264, वो भी श्रीलंका के खिलाफ था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। बंटू जी, हिटमैन इनको उपाधि दी जाती है। क्या ये ओडीआई में भारत के सबसे अग्रेसिव स्ट्रोक प्लेयर हैं जो ओपोनेंट्स इन पर ध्यान देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, उन्होंने एक ऐसे रेपुटेशन अपनी बनाई है, और जैसे 3 दोहरे शतक वनडे में बहुत ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस है। इतना आसान नहीं है वनडे में डबल सेंचुरी बनाना, तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने एक रेपुटेशन बनाई है, और हिटमैन आप कह रहे हैं बिल्कुल, और दूसरी टीमों का इम्पैक्ट उनके ऊपर है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर हैं जब वो वनडे में जब अपना पारी को संभाल लेते हैं, और शुरू में इनिशियली निकाल कर और वो जो एग्रेसिव खेलते हैं, तो उसके बाद देखिए उनके क्या छक्के नज़र आते हैं टीम में, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़े प्लेयर है जी। और स्ट्राइक रेट 89.89, लगभग 90। यस, मे बी अभी की क्रिकेट देखें तो हम जो स्कोर आजकल हमें 300 के पार दिखते हैं, विच मीन्स कि आपका स्ट्राइक रेट 100 या उससे ऊपर होता है, बट फिर भी हम कहेंगे कि एक डिसेंट अच्छा स्ट्राइक रेट है 90 का ओवरऑल। और एवरेज जो है इनकी मेरे ख्याल से कुछ 50 से थोड़ी सी नीचे है, कुछ 46-47 की, तो एक बहुत अच्छी वनडे क्रिकेट में ये एवरेज है। और मुझे लगता है कि इनकी जो पार्टनरशिप थी मोस्टली शिखर धवन के साथ काफ़ी ओपनिंग में रहे, लेफ्ट राइट वो कॉम्बिनेशन था, और कई बार वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप किसके साथ वो खेल रहे हैं।
हैं। शिखर शुरू में थोड़ा सा आते ही स्ट्रोक लगाते थे, इनको समय मिलता था, ये सेटल होते थे और सेट होने के बाद शॉट्स लगाते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इट्स अ टीम गेम। चाहे ये इंडिविजुअल आंकड़े हैं बट उसमें उनकी वो पार्टनरशिप काफ़ी हेल्प की है, स्पेशली शिखर धवन के साथ। जी, और अगर हम देखें जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक दिवसीय जो श्रृंखला है उसमें पहले एक दिवसीय में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी, तो क्या एक तरह से रोहित के डेप्यूटी के रूप में हार्दिक को ही फिर ग्रूम किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हार्दिक ने प्रूव किया अपने आप को, वनडे में बहुत अच्छा प्रूव किया, T20 में बहुत अच्छा प्रूव किया। हालांकि देखिए IPL में वो ग्रूम हुए, वहाँ से उनकी एक जो उभर के आए, जो कप्तानी के रूप में लोगों ने उनको देखना शुरू किया और उन पर भरोसा जताया BCCI ने भी और टीम मैनेजमेंट ने भी। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक है भारतीय टीम के पास। रोहित के बाद एक हार्दिक पांड्या एक अच्छी चॉइस है। लेकिन स्टाइल क्या है रोहित का? क्या वो बहुत अग्रेसिव है बतौर कप्तान, जल्दी चेंज करते हैं, कुछ नया भी कर सकते हैं, इनोवेटिव? देखिए यस, और मुझे लगता है कि वो थोड़े काम एंड कंपोज्ड है और IPL काफ़ी उनको हेल्प किया। जिस तरह से IPL में उन्होंने मुंबई इंडियंस को काफ़ी लीड किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप एक टीम में सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, उसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी, आपके दूसरे देशों के कप्तान भी उसमें शामिल होते हैं और उनको संभालना, उनको टैकल करना कई बार आसान नहीं होता। तो वो एक्सपीरियंस उनको बहुत हेल्प कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक डिसेंट कैप्टन है, काम रहते हैं। यस, चेंजेस जैसे रिक्वायर्ड होते हैं गेम की सिचुएशन के हिसाब से, वो कहना कई बार मुश्किल है कि आप कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, बट ओवरऑल इज अ गुड कैप्टन। जी, और टॉस भी जीतते हैं, लकी हैं। वो तो वो तो अमित कंट्रोल की चीज़ नहीं है, बट यस हम कह सकते हैं कि वो कई बार हेल्पफुल होता है, लेकिन टॉस पे किसी का कंट्रोल नहीं। पर जब भारत में मुकाबले होंगे, हम कितना कह लें कि आपको जो मिले बल्लेबाजी या क्षेत्र रक्षण आप करें, एक टॉस का रहता तो है ही कि कप्तान जा रहा है, उसकी एक चॉइस तो रहती ही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर वो टॉस जीतता है तो उसकी चॉइस रहती है, लेकिन देखिए जैसे अजय बोल रहा है कि वो कंट्रोल नहीं है टॉस पे किसी का भी और इवन दूसरी सामने वाली टीम का भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि रोहित का कंट्रोल ज़रूर है टीम पर, क्योंकि देखिए वो कंट्रोल जो है ना, क्रिकेट में कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक रोल मॉडल होता है कैप्टन, और वो कैप्टन के रूप में जो उभर के आए हैं, अपने IPL में भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, 5 बार देखिए टीम को चैंपियन बनाया उन्होंने मुंबई इंडियंस को। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं उनको सिद्ध करती है कि ही इज़ ए वेरी गुड कैप्टन। एग्रेसिव कह लें या कुछ कह लें, आप वो सोचिए कि वो गेम को रीड अच्छा करते हैं, किस टाइम पे क्या चेंजेस करनी है, दैट इज हिज ब्यूटी। जी, देखिए एक वक्त था जब ODI क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना सिर्फ सपना मात्र ही माना जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं पहला क्रिकेटर कौन था जिसने दोहरा शतक लगाया? पुरुषों की बात करें तो सचिन थे 200, लेकिन उनसे पहले 1996 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेलिंडा क्लार्क ने दोहरा शतक लगाया था। तो महिला क्रिकेट में दोहरा शतक पहले लगा था, तब एक सपना था, अब तो लग ही जाते हैं। तो अब जब ODI वर्ल्ड कप आएगा, आपको लगता है ऐसा कोई सपना है जो अब तक पूरा नहीं हुआ और इस ODI वर्ल्ड कप में ये भी पूरा हो सकता है? देखिए अभी तो लिमिट सब खत्म होती जा रही है वनडे क्रिकेट में। अगर हम टीम का भी स्कोर देखें तो 301 समय बहुत मुश्किल लगता था, जो अब बहुत ऑफन बनने लगा है और वो चेज भी होने लगे हैं। यस, 200 हम कहते थे कि बनाना मुश्किल है, बट ऑलरेडी काफ़ी बन चुके हैं। और देखें कि अब जो यंगस्टर्स हैं ऑलरेडी, शुभमन गिल, ईशान किशन, जो उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, उन्होंने शुरुआत में ही वो जो है अचीवमेंट अचीव कर ली है। तो कहना मुश्किल है कि अब टोटल्स भी कितने टोटल सेफ होगा। 400 रन भी आज की डेट में हम देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में हमें बनते हुए देखें। जी बिल्कुल, ईशान किशन ने भी ODI में दोहरा शतक लगाया है बांग्लादेश के खिलाफ। शुभमन गिल का हमने दोहरा शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा इसी साल, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए विराट कोहली की बात करते हैं। एक वक्त था पिछले साल कि क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये ODI वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से कमबैक हुआ है और तीनों फॉर्मेट में शतक भी लग रहे हैं, बल्ले से रन बन रहे हैं, तो ODI वर्ल्ड कप में विराट की भूमिका किस तरह से देखते हैं आप बंटू जी? देखिए विराट की भूमिका हमेशा भारतीय टीम में बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि जो सामने वाली टीम भी है वो भी विराट का, जब तक वो विकेट पे स्टे कर रहे हैं, वो कभी भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि विराट को हम आंकें अगर इस लेवल पे कि वो उनकी, देखिए फॉर्म जो है कहीं ना कहीं कमी और आगे अच्छी आती जाती रहती है, उसमें देखिए उन्होंने कितना बढ़िया कमबैक अभी टेस्ट मैच में किया, लास्ट टेस्ट में कितना लंबा शतक बनाया उन्होंने। तो ये देखिए विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम आंक नहीं सकते उसको आंकड़ों में, लेकिन उसकी भूमिका, उसकी टीम के लिए जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है वो हमेशा विराट कोहली के साथ जाएगी। और जब वो टीम के लिए खेलते हैं और ज़बरदस्त चेज़र माने गए हैं, बहुत ज़बरदस्त चेज़ करके उन्होंने भारतीय टीम को मैचेस जिताए हैं, तो वर्ल्ड कप में इस बार बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। जी बिल्कुल, यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखिए आंकड़े अपनी
अपनी एक कहानी बयां करते हैं कि लेजेंड हैं विराट कोहली। अब तक 272 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, 12,800 से ज़्यादा रन, 183 उनका सर्वाधिक, और 43rd सेंचुरी के बाद एक विराम लग गया था, लेकिन 44, 45, 46 अब फिर से शतक दर शतक लगा रहे हैं। अजय जी हाँ अमित, और हम स्टैट देख सकते हैं कि 13,000 रन के नज़दीक हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा रन होते हैं। और इनका भी अगर हम कन्वर्जन रेट देखें तो कन्वर्जन रेट भी जो है 64 हाफ सेंचुरीज हैं तो 46 सेंचुरीज में कन्वर्ट किया है उसको। और चेज मास्टर हैं, जब इनके सामने टारगेट होता है, चाहे बड़े टारगेट भी हो, तो अपनी इनिंग को बहुत अच्छा पेस करते हैं। बड़ा अच्छा कैलकुलेशंस है इनकी, कैसे इनिंग को पेस करके और टारगेट के नज़दीक जाना है। आपने जिक्र किया एक टाइम 3 साल था पैच, वो काफ़ी खाली गया, और फिर जब फॉर्म में आए तो 3 बैक टू बैक मतलब 3 सेंचुरीज उन्होंने जल्दी थोड़े ही टाइम में उन्होंने लगाए। और जो महान खिलाड़ी होते हैं, फॉर्म, जैसे बंटू जी ने भी कहा, फॉर्म कई बार आपकी आती जाती रहती है, पर जो क्लास प्लेयर है उनको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, वो आपको रन्स बनाने के लिए दोबारा आपको ग्राइंड से निकलना पड़ता है, आपको बेसिक्स पे जाना होता है। और जिस तरह के प्लेयर रहे हैं, काफ़ी मेहनती रहे हैं, अपने फिटनेस पे काफ़ी काम करते हैं, तो ऐसे प्लेयर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इनके कैरियर में कहेंगे और क्या अचीवमेंट पाना बाकी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 200 इनके जहन में होगा। अभी इनका हाईएस्ट 183 है, तो कहीं ना कहीं शायद जहन में होगा कि वो 200 बनाए इस वर्ल्ड कप में या आने वाले मैचेस में किसी में। क्या बंटू जी ये भी लक्ष्य हो सकता है कि मैं 2011 जो वर्ल्ड कप टीम थी उसका हिस्सा था, एक और वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाऊं तो ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा, जहां तक भारतीय खिलाड़ी की बात है? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं समझता कि प्लेयर्स कभी रिकॉर्ड्स के लिए जाता है, और इतने बड़े प्लेयर्स कभी रिकॉर्ड्स के लिए जाते। कई बार तो प्लेयर्स को ये मालूम भी नहीं होता कि हम किस मुकाम पे बैठे हैं, क्या रिकॉर्ड हमारा बनने वाला है। लेकिन हाँ ज़रूर है, देखिए विराट कोहली की लड़ाई खुद से है। अच्छा। अभी रिसेंटली अगर आप देखिए, जब वो फॉर्म में नहीं थे तो वो ये कह रहे थे कि मेरा खाना पीना मुश्किल हो रहा है, मुझे अपना टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा जुनून है उनके अंदर। जो जुनून था वो क्रिकेट का, फिटनेस फटीक है, देखिए बहुत ज़बरदस्त फिटनेस के वो करना चाहते हैं अपने आप को, और अपने आप को फिट रखा हुआ है। जब वो कैप्टन थे तो भारतीय टीम की देखिए फिटनेस का लेवल भी बहुत हाई लेवल था, जिसको भी मैं समझता हूँ कि अभी बीसीसीआई ने दोबारा से वो शायद यो टेस्ट को दोबारा से वो ला रहे हैं प्लेयर्स की सिलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं विराट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी को, जैसे अजय ने कहा कि उनको प्रूव करना की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप को प्रूव करना है। वो सबसे बड़ी बात है। जो प्लेयर ये सोचता है कि मुझे अपने आप को, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार मुझे परफॉर्म करना है, सारी दुनिया, पूरी टीवी में जितना भारतीय फैन है, क्रिकेटर्स है, सब देख रहे हैं। विराट के साथ जो खेलता हुआ नया प्लेयर भी आएगा, वो भी देखिए बहुत साथ में कॉन्फिडेंट महसूस करता है, और उसको खिलाना जानते हैं विराट कैसे खेला जाए। जी बिल्कुल। टेस्ट मैचेस की भी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 4 टेस्ट मैचेस खेले, 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की, और वहां क्राइस्टचर्च में जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया तो सुनिश्चित हो गया कि 7 जून को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का फाइनल है वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन मैं विराट की फिटनेस पर पूछना चाहूंगा आपसे अजय, कि 186 रन उन्होंने बनाए थे अंतिम टेस्ट मैच में, और फील्डिंग करने के बाद तो फिटनेस तो बड़ी जबरदस्त है विराट की। क्या करते हैं वो? जी हाँ, और इतनी लंबी फील्डिंग के बाद और 186 रन, वो भी मौसम भी अभी गर्म ही है, इतना ठंडा मौसम नहीं है। और कई बार हमें लगता है कि बैटिंग आसान है, उतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट बैटिंग भी इतनी आसान नहीं होती, स्पेशली जब आप लंबी पारी खेलते हैं, आपको फुटवर्क करना पड़ता है, आप स्ट्रेच करके आप फुटवर्क करते हैं और लीन होते हैं, और उसके बाद आपके हैमस्ट्रिंग, लोअर बॉडी, बैक, बहुत ज़्यादा लोड होता है। और फिटनेस में मैं कहूँगा विराट तो सिर्फ अपने लिए नहीं, भारतीय टीम के लिए रेवोल्यूशन की तरह लेके आया है। जिस तरह से उनके कप्तान बनने के बाद फिटनेस का स्टैंडर्ड हाई हुआ, काफ़ी तवज्जो दिया गया सिलेक्शन को लेके भी, कि अगर कोई फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर रहा, वो कोई भी प्लेयर हो, वो टीम में सिलेक्ट नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। तो फिटनेस बहुत रेगुलरली करते हैं वो, और ट्रेनिंग में बहुत स्पेसिफिक है, खाने के मामले में बहुत स्पेसिफिक है। और शायद जान के हैरानी हो कि वो वेजिटेरियन है, जबकि माना जाता है कि आपको प्रोटीन नॉन वेज से ज़्यादा मिलता है, बट वो कैसे मैनेज करते हैं। और जब आपके फिटनेस टेस्ट है या आपका जब एनालिसिस होता है, और आजकल जो बीसीसीआई के पास भी ट्रेनर बहुत जो है बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, वो इंडिविजुअल आपको प्लेयर के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपकी कहाँ आपको फिटनेस की ज़रूरत है, लोअर बॉडी में चाहिए, आपको कौन सी मसल में चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो रेजिम फॉलो करते हुए टाइम वाइज आप देखेंगे तो शायद इनके सेशन बहुत 20 मिनट 30 मिनट के ऐसे स्ट्रेंथ सेशन होते हैं, बट उसमें बड़े स्पेसिफिक होते हैं, और क्रिकेट स्पेसिफिक की फंक्शनल ट्रेनिंग किस तरह से करनी है। जी, मेंटल कंडीशनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया विराट ने, और फिर एक पैच आया कि जी शतक नहीं लग रहा था, 71st इंटरनेशनल 100,
तो अब हर एक टीम हमने देखा है स्पोर्ट्स में कहती है हमें मेंटल कंडीशनिंग कोच भी चाहिए। आपके वक्त और अब 80 के दशक 90 के दशक में आप खेले और अब मेंटल हेल्थ को लेकर कितना बदलाव देखा है आपने? देखिए बहुत बदलाव है। देखिए अभी तो जैसे अजय ने बताया कि टीम सपोर्ट स्टाफ होता है, बहुत चीज़ें हैं, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस भी अवेलेबल हैं, बहुत चीज़ें प्लेयर्स को बताते हैं कि हाँ कहाँ कर रहे हैं। जब हम लोग खेलते थे तब ये चीज़ें नहीं होती थी, हमें खुद से ही लड़ना पड़ता था और हमें खुद ही अपने आप को इतना प्रिपेयर करना था। हाँ ये ज़रूर थी उस टाइम जो डिसिप्लिन लेवल था हमारा, हम लोग ना अपने सीनियर्स प्लेयर्स को जैसे मदन लाल हो गए, मोहिंदर अमरनाथ हो गए, तो उनको देख के वो चीज़ें सीखते थे कि भी कैसे ड्रेसिंग रूम्स में अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे बैठना है, वो बैटिंग करने के बाद क्या करते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीख के अपने आप को वो मेंटली प्रिपेयर किया कि हम इस गेम में जा रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट गेम है। तो अब जो लेवल है, अब देखिए विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं मेंटल कंडीशनिंग बहुत बड़े, जैसे अभी आपने अभी जिक्र किया कि फील्डिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 2 दिन की और उसके बाद 186 रन लगाना, तो ये एक मेंटल टफनेस ही बताते हैं, एक प्लेयर की एक मानसिक क्षमता बताता है कि कितनी देर अपने आप को लड़ना है। और देखिए वो आउट ऑफ फॉर्म थे, अभी फॉर्म भी उनके ऊपर प्रेशर भी था बहुत, तो वो कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। तो ये देखिए ये बड़े खिलाड़ियों में, और वो जिस मुकाम पे हैं इसीलिए वो इस मुकाम पे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त मेंटल जो टफनेस है उनके अंदर है जी। और हर एक खिलाड़ी को शायद इससे जूझना पड़ता है, क्योंकि अगर हम केएल राहुल पर आए, अब देखिए टेस्ट मैच में थोड़ा संघर्ष तो किया, तो काफ़ी फिर सोशल मीडिया पे बातचीत भी होती है, लेकिन जिस तरह से पहले ओडीआई में नाबाद अर्धशतक लगाया, बहुत अच्छा खेले, और जब तक थे ऐसा लग रहा था यार इंडिया पक्का जीतेगी। तो केएल राहुल कैसे लग रहे हैं आपको, किस तरह जूझ रहे हैं, और ओडीआई में आप उनकी जगह देखते हैं? देखिए अमित, शायद यही रीज़न है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उनको लगातार इतने चांसेस देती है, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, वो कैलिबर है, और वो जो एक कहते हैं ना हम कि कई प्लेयर से एक्सपेक्टेड होता है कि लगता है कि इस मैच में बनाएगा, इस मैच में बनाएगा। चाहे वो हम अब की बात करें, वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा हैं अगर, या उससे पहले रवि शास्त्री और विराट कोहली जो एक कोच और कैप्टन थे, तो जो भी मतलब मैनेजमेंट रहती है इनको ज़्यादा मौके मिलते हैं। रीज़न यही है कि इनको देख के लगता है कि इतने इनमें एबिलिटीज़ हैं। तो अब तो बहुत बार डिस्कशन भी होती है कि इनको ज़्यादा चांसेस क्यों, लेकिन इसमें अब टीम मैनेजमेंट का रोल है कि वो उनको किस पे ज़्यादा भरोसा है। जी बिल्कुल, कोच राहुल द्रविड़ ने ज़रूर केएल राहुल पे भरोसा दिखाया है, और ये आंकड़े देखिए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा किया भी है। ओडीआई की बात करें तो 52 ओडीआई मैचेस, लगभग 2000 रन, और सर्वाधिक बंटू जी 112 5 शतक लगा चुके हैं। कैसे देखते हैं आप ओडीआई करियर केएल राहुल का? देखिए बहुत स्पेशल टैलेंट है। इस टैलेंट को देखिए, जैसे अजय ने बात करी कि प्रिजर्व करते हैं भारतीय जो टीम मैनेजमेंट होती है, वो इस टैलेंट को जाने नहीं देते हैं। ज़रूर हालांकि देखिए पीछे आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन क्या वापसी करी है। देखिए उन्होंने जो लास्ट मैच वनडे का जिताया है टीम को, देखिए कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। सामने आपके बहुत ज़बरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो इतनी जल्दी से किसी प्लेयर को वापसी आने नहीं देते, और बॉल उस टाइम स्विंग भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो मेंटल टफनेस की हमें भी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्पेशल खिलाड़ी हैं, और उनका भी एक वैल्यू बहुत हाई है टीम में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको बराबर मौके मिलते हैं, और ज़बरदस्त प्लेयर है। मैं नहीं समझता कि वो लंबा खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम को सर्व करेंगे। जी 2003 का जब विश्व कप हुआ था और सौरव गांगुली कप्तान थे, उसमें राहुल द्रविड़ खेले थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कीपिंग भी की थी। क्या 2023 का जब वर्ल्ड कप आएगा, केएल राहुल अगर खेलते हैं तो फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर बताएं, क्या जरूरी है कि वो कीपिंग भी करें या प्योर बल्लेबाज के तौर पे खेल सकते हैं? अमित जी, आपने तो ना जब उन्होंने राहुल द्रविड़ ने कीपिंग किया था तो उस टाइम आई वाज प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम, और वो मतलब वो उन्होंने कीपिंग किया तो मतलब मुझे खेलने को नहीं मिला था। एनीवे, पास्ट इज पास्ट नाउ। बट जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, इनफैक्ट हमने पहले ओडीआई में भी देखा कि राहुल हमें कीपिंग करते हुए दिखे, बावजूद इसके कि ईशान किशन खेल रहे थे। तो वो टीम मैनेजमेंट ने सिग्नल दिया है, और टीम मैनेजमेंट का हमेशा बैकिंग रहा है राहुल को। और ईशान किशन के होने के बावजूद भी जब उन्होंने कीपिंग किया पहले वनडे में, ईशान किशन खेल रहे थे मे बी क्योंकि रोहित जो है पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल दिए हैं कि हमें वर्ल्ड कप में भी ऐसे कीपर दिख सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का अभी फिटनेस का क्लियर नहीं है, तो उनका फिट होना तब तक मुश्किल दिख रहा है। बंटू जी, आप ओडीआई वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर किसको मानते हैं? देखिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो डेफिनेटली, जो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ऋषभ पंत। सभी चाहते होंगे कि ऋषभ पंत जब तक फिट हो जाए, अब वो हमें मालूम नहीं कि वो फिट हो पाएंगे नहीं। लेकिन जो राहुल द्रविड़ की, जैसे अजय ने बात करी कि जो एक विकेट कीपर के साथ बल्लेबाज, वो अपनी भूमिका एज ए टीम में एज ए बैट्समैन भी आ सकते हैं, स्ट्रेट वे वॉक इन है। लेकिन ये देखिए एक भारतीय टीम के पास एक एक्स्ट्रा कुशन है, एक कोच और कैप्टन के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। कभी कभी
कुछ ऐसा भी होता है गेम में कि विकेट के अनुसार उनको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए, तो वो वहाँ पर उनसे कीपिंग भी करा सकते हैं, तो एक प्लेयर की एक जगह बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक लीवरेज है जो भारतीय टीम मैनेजमेंट को मिली हुई है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा वैल्यूएबल खिलाड़ी है जी। पर कीपिंग के लिहाज से फर्स्ट ओडीआई में जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़े, स्टीवन स्मिथ का कैच पकड़ा, या लेग साइड पे जब गेंद गई पेसर्स की, या फिर स्पिनर्स को जिस तरह से खड़े हुए, आपको इंप्रेस किया उन्होंने अपनी कीपिंग स्किल से? देखिए लास्ट मैच में तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कीपिंग की, और जिस तरह से अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो व्हाई नॉट आप इनको एज ए विकेट कीपर भी आप कंसीडर ऑलरेडी कर रहे हैं और सोच सकते हैं कि वर्ल्ड कप में बट कोई अगर अच्छा दूसरा विकेट कीपर है वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे ईशान किशन की अगर बात करें, उन्होंने एक डबल 100 भी लगाया, कोई आसान बात नहीं है, छोटा सा कैरियर है उनका, बट शायद वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है ईशान किशन, इसलिए जो है वो हमें अभी भी प्लेइंग 11 में हमें शायद आज मिस आउट करें रोहित के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैं ये देखना चाहूँगा कि आगे आने वाले मैचेस में कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, बट अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि राहुल हमें वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करते हुए देखेंगे। जी, तो लगता यही है कि केएल राहुल ही शायद कीपिंग करेंगे और फिर 5वें नंबर पे आके वो एक बल्लेबाज के रूप में भी भूमिका निभाएंगे जैसा उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में किया था। लेकिन भले राहुल के बल्ले से अभिजीत अर्शतक निकला, लेकिन आप जानते हैं फर्स्ट ओडीआई में जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला था रविंद्र जडेजा को, और क्या ज़बरदस्त सीजन रहा है उनका। टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और यहाँ पर बंटू जी, आप रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी कैसे देखते हैं ओडीआई में? देखिए ज़बरदस्त खिलाड़ी है, मैं तो समझता हूँ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। ज़रूर इंजरी हुई उनको, इंजरी के बाद, लेकिन जैसे वो इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया टीम में, टेस्ट टीम में भी और वनडे में भी जो परफॉर्मेंस दिखाया, वो काबिल तारीफ प्लेयर है। देखिए वो प्लेयर तीनों उसमें फॉर्मेट में खेल रहा है इंडियन टीम के लिए। देखिए उसकी फील्डिंग देख लीजिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग है उसकी, और देखिए बैटिंग, कितनी मेच्योर बैटिंग लास्ट वनडे में उसने शो किया, और बॉलिंग का तो आप समझते हैं उसका जवाब नहीं। तो ऐसे यूटिलिटी प्लेयर जब भारतीय टीम के पास होंगे, तो जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में भारत के कहाँ चांसेस हैं, देखिए ऐसे प्लेयर अगर हमारे पास आते हैं, अभी देखिए अक्षर पटेल की भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक प्लेयर ऐसे हैं जो इसी पच्चीनों पे इनके चल रहे हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि रविंद्र जडेजा का बहुत मुकाबला नहीं हम कर सकते, कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो हर टाइम टीम में इन्वॉल्व होगा। जी, आइए रविंद्र जडेजा के आंकड़े देखते हैं। आखिरकार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने बल्लेबाजी में कितने रन बनाए हैं। तो ये देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। कुल मिलाकर 172 मैचेस, 2492 रन। अभी शतक उनके बल्ले से नहीं आया है, लेकिन 13 अर्धशतक। अजय, पिछले कुछ सालों में क्या उनकी बैटिंग और अच्छी हो गई है? या डेफिनेटली, और सारे फॉर्मेट में, सिर्फ वनडे में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से उन्होंने बैटिंग को सीरियसली लिया है। खैर डोमेस्टिक में शुरू से ही अच्छे बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने 300 भी लगाया है एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और शतक ज़रूर नहीं दिख रहा हमें, बट रीज़न उसका ये है कि लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते हैं वो 6-7 नंबर पर, जब आपके पास ज़्यादा ओवर्स नहीं बचे होते। गेंदबाजी में मैं इनसे चाहूँगा कि अगर मिडल ओवर्स में और ज़्यादा विकेट निकाल के दें, स्पेशली उन कंडीशंस में जब विकेट्स फ्लैट होते हैं, बॉलर्स के पास ज़्यादा मतलब टर्न नहीं होती, स्पेशली जब बाहर जाएँ, या इवन इंडियन कंडीशन में जब विकेट फ्लैट है, क्योंकि मिडल ओवर्स में वो विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल एंड ऑल कहें तो हम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ये अच्छे पैकेज हैं। फील्डिंग में आपको रन्स बचा के देते हैं, एक आध रन आउट करके देते हैं क्रूशल, और जब मारने की बात आती है, स्पेशली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं मिडिल ओवर्स में, जैसे ऋषभ पंत अगर नहीं है अभी, तो वो भी कई बार बात होती है कि इनको और ऊपर प्रमोट भी कर देते हैं कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहा है। और जनरली हर टीम के पास जो है लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म दिखते हैं, तो कहते हैं कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को टैकल करने के लिए लेफ्टी ज़्यादा हैंडी हो सकते हैं, तो उसमें इनका रोल और बढ़ जाता है। पर जिस तरह ये 8 महीने के बाद वापस आए, तो आप कैसे देखते हैं रिहेबिलिटेशन जो एक क्रिकेटर करता है? क्योंकि इंजरी खेल का हिस्सा है, तो अगर आपको नी में प्रॉब्लम है या कोई और इंजरी लगी, आप 8 महीने कैसे जूझते हैं बाहर ड्रेसिंग रूम के, और फिर एकदम वापसी करते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस? देखिए ये अपने आप से लड़ाई है, ये हर प्लेयर को एक लड़नी पड़ती है, और ये पार्ट ऑफ गेम है। देखिए इंजरीज आती हैं खेलते वक्त, कहीं ना कहीं ज़रूर आती है। अजय ने एक बहुत अच्छी चीज़ अभी कही कि जो ये देखना चाहते हैं बॉलिंग में, देखिए जो बॉलिंग में मिडल ओवर्स में, जहां भारतीय टीम को खासकर वनडे की हम बात करें, विकेट्स नीडेड होते हैं, कई बार एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही होती है और उसको ब्रेक करें, तो वो एक बड़ा सेट हो जाएंगे टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, देखिए मैनेजमेंट हर चीज़, कोचेस जो इतने सीनियर कोच हैं ज़रूर बताते होंगे कि यहाँ पर हमें विकेट की ज़रूरत है, कैप्टन भी उनको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पर ज़रूर वर्क कर रहे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, और इसका जो परफॉर्मेंस है पूरा इम्पैक्ट उसका टीम पे पड़ता है और उसकी विन और लूज पे पड़ता है। जी बिल्कुल। तो चलिए रविंद्र जडेजा की हमने बात की, उनके आंकड़ों पर भी हमने नज़र डाली। अगला खिलाड़ी जो हम चर्चा करना चाहेंगे वो हैं जिन्होंने अभी दोहरा शतक भी लगाया है, और सलामी बल्लेबाजी में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल, क्या ये भी एक सेट फीचर है कि रोहित के साथ ओपनिंग करेंगे?
जी हाँ, एज फॉर नाउ अभी तो यही लग रहा है कि और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, डबल सेंचुरी लगाई, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने एक शतक लगाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो भी एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं शुभमन। और इनफैक्ट उनका डेब्यू जब मैं पंजाब का कोच था, अच्छा, 2019 में, तो तब इन्होंने डेब्यू किया था, तो मैं उस टीम का कोच था, तो मैंने बड़े मतलब करीबी उसे देखा है। उससे पहले जब ये अंडर 16 इंडिया कैंप में थे, तो मैंने अपना कोचिंग कैरियर स्टार्ट किया था, तब भी काफ़ी चर्चा होती थी कि अंडर 16 लेवल से दिखता था कि ये खिलाड़ी कुछ अलग है, इसमें अलग टैलेंट है, इसके पास वो बैटिंग में टाइम ज़्यादा है। और जिस तरह से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को लिया है, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सिर्फ भारत नहीं, इनफैक्ट जब ऑस्ट्रेलिया और बाहर कंट्रीज़ में जो कि कहते हैं सबसे टफेस्ट टूर होते हैं, वहाँ इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। अर्ली स्टार्ट मतलब अर्ली उसमें है या अर्ली कैरियर में है, और इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को लिया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये और ऐसे परफॉर्म करते रहें और हमें दिखेंगे वर्ल्ड कप में। जी, आइए शुभमन गिल के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि आखिरकार ओडीआई में शुभमन ने अब तक कितने रन बनाए हैं। देखिए, हाईएस्ट तो आपको मालूम ही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, पर जिस तरह से बहुत तेजी से बंटू जी उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए हैं, क्या ये आने वाले समय में भारत के टॉप ओपनर रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये अनदर स्टार बॉर्न हो गए हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। ये एक स्पेशल टैलेंट है, जैसे अजय ने बताया कि बहुत करीबी देखा है इन्होंने। देखिए बहुत शुरू में जब अर्ली स्टेज पे अगर आप लंबे लंबे दोहरे शतक और शतक बनाने शुरू कर दें, तो वो एक प्लेयर की खूबी को बताता है, उसका मेंटल टफनेस बताता है। तो ये प्लेयर खिलाड़ी जो है अपना मुकाम बहुत बड़ा ऊपर तक जाना चाहते हैं, और ये जाते भी हैं। और क्योंकि जैसा आप शुभमन गिल की बात करें, जो परफॉर्मेंस जो इस टाइम करंट परफॉर्मेंस खेल रहे हैं, और देखिए उनके पास टाइम है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा प्लेयर जिसके पास टाइम हो इस क्रिकेट में, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा सकता है। जी, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, एवरेज अगर आप देखें तो 77 की। अभी 22 मुकाबले खेले हैं, और जिस तरह से 4 शतक लग गए हैं, तो बड़ी अच्छी एवरेज से खेल रहे हैं। तो जी हाँ, और मतलब 22 मैचेस में 9 50 प्लस स्कोर हैं, तो इन्होंने दिखा दिया कि इनमें कितनी क्षमता है, और इनको हमें और चांसेस मिलने की उम्मीद भी है। और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इनका कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है कि जब ये सेट हो जाते हैं तो रन बनाते हैं, और रन तेज़ गति से बनाते हैं, और इनके पास इतना कैलिबर है कि ये अच्छी बॉलों को भी रन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसलिए इस प्लेयर को ये खास बनाती है। लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं जी जी। यानी आप कह रहे हैं बंटू जी, पेसर हो क्योंकि ओपनिंग करते हैं, या फिर बाद में स्पिनर आते हैं, दोनों को अच्छा खेलते हैं शुभमन? जी बिल्कुल, देखिए वही हम बात कर रहे थे कि देखिए जो इन्होंने दोहरा शतक भी लगाया, उसमें कितने छक्के थे। तो देखिए ये एबिलिटी भी चाहिए होती है। देखिए वनडे क्रिकेट में आपको एक ऐसी एबिलिटी प्लेयर से मालूम चाहिए कि जो बाद में जाके रनों की गति को बढ़ा सके। जैसे 10 का औसत आ गया तो उसको पार कर सके, और जब 2 छक्के लग जाते हैं एक ही ओवर में, तो प्लेयर का और गेम का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये एबिलिटी इसमें है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुभमन गिल की हमने बात करी, और शुभमन के बाद आइए बातचीत करते हैं हार्दिक पांड्या की। जो 3 मैचों की श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें पहले ओडीआई में क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, तो कप्तानी हार्दिक ने ही की थी। एक अलग काम दिखता है जब हार्दिक पांड्या पिछले साल 2 साल से आ रहे हैं रिहैब के बाद, इंजरी के बाद, अलग एक सुकून दिखता है उनके जीवन में। जी जब वो ब्रेक के बाद वो वापस आए, और जिस तरह से आईपीएल में मैं कहूँगा कि बिल्कुल उनके कैरियर के लिए अलग ही चेंज था ये। टीम की कप्तान बने, पहले ही साल कप्तान बनने के बाद वो टीम ट्रॉफी जीती गुजरात के साथ, और इसमें अब काफ़ी कामनेस है। पहले ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप विकेट थ्रो भी कई बार कर देते थे, बट अब जिस तरह से खेलते हैं, रन्स तो तेज़ गति से बनाते ही हैं, बट बड़े काम रहते हैं, और प्रेशर सिचुएशन में भी ये इतनी जल्दी क्रम्बल होते हुए नहीं दिखते। और जिस तरह से आजकल यंगस्टर्स को भी साथ लेके चलते हैं, तो लगता है कि इन्होंने काफ़ी चेंज आया है और अपने आप को काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है। जी, आइए स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो हार्दिक ने अब तक ओडीआई में शतक तो नहीं लगाया है, सर्वाधिक उनका 92 रनों का है, 72 मुकाबले खेले हैं, 1543 रन, लेकिन स्ट्राइक रेट बंटू जी 112 से ऊपर। देखिए स्ट्राइक रेट तो डेफिनेटली वो ऐसे प्लेयर हैं, उनका जो बैट स्विंग है बहुत ज़बरदस्त है, लंबी लंबी हिट लगा सकते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे, जैसे अजय ने बताया कि अपने आप को चेंज किया उन्होंने, वो मैच्योरिटी लेवल उन्होंने शो किया। अभी देखिए अब वो जब से कप्तान बने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहे हैं, और जिम्मेवार समझ रहे हैं अपने आप को कि मुझे अब टीम को कैसे हैंडल करना है, मुझे कैसे। देखिए कप्तान एक ऐसा रोल होता है जो फ्रंट से लीड करता है। अगर वो परफॉर्म करता है, उनके पास 2 रोल हैं, देखिए बैटिंग भी, बॉलिंग भी, और कप्तानी का भी रोल है उनके पास। तो वो एक प्लेयर को ना एक मैच्योरिटी लेवल पे ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत अच्छे मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं ये प्लेयर, और ये भारत के लिए लंबा सर्व कर सकते हैं। जी, और जिस कामनेस की हम बात कर रहे थे, आप देखिए ओडीआई में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा
प्रदर्शन किया ही है, लेकिन अब क्योंकि 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है, तो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा कि हार्दिक खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी उतना डिजर्व नहीं करता, पहले मैं अपनी जगह बना लूं फिर आऊंगा, तो वो नहीं खेलेंगे WTC फाइनल क्या? कह तो यही रहे हैं वो, थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। आई थिंक ये डिसीजन हम सिलेक्टर्स टीम मैनेजमेंट में छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होता है कई बार कि टीम मैनेजमेंट को किसकी ज़रूरत है, बट इसमें एटलीस्ट इनका थोड़ा बड़प्पन ज़रूर दिखाते हैं कि वो ऐसे बहुत हरी नहीं करना चाहते और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट स्टिल ये टीम मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, उनको टीम कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए उन कंडीशंस में जो ये इंग्लैंड में टेस्ट खेला जाएगा, तो ये वो डिसाइड करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। जी, पर बंटू जी, हार्दिक को जब आप ODI स्क्वाड में रखेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी, और यहाँ से आप उन्हें ऑलराउंडर की ही हैसियत से देख रहे हैं, और ऑलराउंडर में बैटिंग ऑलराउंडर की बॉलिंग ऑलराउंडर? देखिए अभी तक जैसे उनमें क्षमता, पहले देखिए आए थे वो एज ए बॉलर आए थे टीम में, लेकिन जैसे उन्होंने बैटिंग में अपनी क्षमता दिखाई है, तो अभी तो मैं समझता हूँ कि वो बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा जाने जा रहे हैं। और जिस तरीके की मैच्योरिटी उन्होंने शो की और जैसे जैसे उन्होंने मैचेस जिताए हैं भारतीय टीम को, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बैटिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है उनको। लेकिन आप उनको टेस्ट साइड में भी देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अजय ने कहा कि ये जो हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इंग्लैंड में होने जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना एज ए क्रिकेटर एक ख्याल है कि देखिए वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, वहाँ हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मीडियम पेस बॉलिंग भी करे और साथ में बैटिंग में भी नंबर 6 या 7 पे आकर भारतीय टीम को, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ एलिजिबल हैं ये। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई मैं अभी डिजर्व नहीं करता, मैंने उतनी मेहनत नहीं की? देखिए बहुत ऑनेस्ट सबमिशन है इनका और बहुत ऑनेस्टली अपनी बात चीज़ को रख रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय टीम के पास बहुत ऑप्शंस आ गई हैं। अब भारतीय टीम का एक जो प्लेयर्स का स्कोप बहुत बढ़ गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए कि आपके पास एक के पीछे एक बैकअप प्लेयर है। तो वहाँ ये समझते हैं कि शायद कि मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये टेस्ट चैंपियनशिप आएगी तब तक ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बना डालेंगे। लेकिन क्या ये मेंटल कंडीशनिंग की एक फर्क आप देखते हैं कि विराट अपने पैच से वापस आए, अब बड़ा रिलैक्स खेलते हैं, हार्दिक चोट के बाद वापस आए, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, कप्तान भी बन गए, पिछले साल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उन्होंने अपनी टीम को जितवाया भी, रविंद्र जडेजा है 8 महीने बाद आते हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन, मेंटली अब बेहतर हो रहे हैं क्रिकेटर्स। और देखिए कई बार ये ब्रेक जो है आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट खेलते हैं, आपको ज़्यादा सोचने का भी समय नहीं मिलता, आपको अपनी गेम पे काम करने का भी समय नहीं मिलता। जब आप एक सीरीज़ ख़त्म होती है, 5-7 दिन का ब्रेक है, आप दूसरी सीरीज़ में चले जाते हैं। आप देखिए एक भारतीय कंडीशंस में फिर आप इंग्लैंड गए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ब्रेक मिलते हैं, आपको समय मिलता है, थोड़ा आप काम डाउन करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ इन जनरल भी बहुत स्ट्रेसफुल और प्रेशर वाली लाइफ होती है। वो हमें लगता है कि प्लेयर्स को बहुत लग्जरीज हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप 1 लाख लोगों के बीच में खेल रहे हैं और आपको चेज कर रहे हैं, कैसे रन बनाना है, क्या शॉट मारना है, करोड़ों लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, कितने लोगों का उसमें सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी वो स्ट्रेसफुल होता है। तो ब्रेक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के क्रिकेट में वो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि IPL क्रिकेट है, देन आप फॉर्मेट आपके बढ़ गए हैं, T20 भी ऐड हो गया, पहले वनडे टेस्ट क्रिकेट होती थी, क्रिकेट कम होती थी, तो लोगों को ब्रेक मिलता था। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, आपकी हर एक्टिविटी पे नजर होती है, इवन ऑफ द फील्ड आप क्या कर रहे हैं, तो वहां भी आप रिलैक्स नहीं है शायद, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ब्रेक हेल्प करता है। और वो क्रिकेट जो विराट ने कहा कि वो क्रिकेट एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से बात करके और वो मेंटली फैमिली से बात करके, आई थिंक अनुष्का का भी उसमें रोल था कि किस तरह से उन्होंने उनको हेल्प किया कि क्रिकेट हम खेलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो मेक श्योर करें कि आप क्रिकेट एंजॉय करें, और जब आप एंजॉय करते हैं तो आप चीज़ें इंप्रूव होती हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर अजय ने कही है, और शायद जब हम खेलों से जुड़ते हैं तो हमें जीवन की बहुत सारी सीख मिलती है कि उतार चढ़ाव तो आएंगे, इंजरी भी होगी, कभी प्लेयर ऑफ द मैच भी बनेंगे, लेकिन आप खुश हैं, आप आनंदमय तरीके से कर रहे हैं, और क्रिकेट प्रेमी भी आनंदमय तरीके से ही जब भी खेल देखें उसका आनंद लें, क्योंकि अब हम बात करेंगे ईशान किशन की। 200 रन आप बनाएं ODI में और फिर अगले मैच में आपको सिलेक्ट ना हो, ये भी तो एक मेंटल कंडीशनिंग चाहिए कि एक्सेप्ट करने के लिए। ये बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब ये ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन देखिए ये एक कंपटीशन क्रिएट ऐसा हो गया, बैकअप प्लेयर्स इतने हो गए हैं, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ गया है, तो ये एक अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए कि आप 200 बनाने के बाद भी अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए, मैं ये समझता हूँ। आप अगर मान लीजिए इस स्थान पे होते, 200 बनाए होते आपने और अगले मैच पे नहीं लेते, आप एक बार कप्तान या कोच से पूछते या एक्सेप्ट कर लेते बस? आई डू एग्री विद बंटू कि मतलब ये अच्छे साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए कि 200 बनाने के बाद भी मतलब उससे भी बेहतर प्लेयर आपके पास अवेलेबल हैं, और वो शुभमन गिल जो खेले उन्होंने वो परफॉर्म भी किया। अगर उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 200 बनाया, उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बना दिया, बट आई फील फॉर ईशान किशन कि 200 बनाने के बाद भी वो जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं यस आपके पास वही आप घूम फिर के आते हैं कि आपके कंट्रोल में क्या है,
कि क्या अब इस ये रोते रहे, क्या 200 के बाद भी जगह नहीं मिली, बट डेफिनेटली यू कैन हैव ए चैट विद कैप्टन कोच कि हाँ जी और क्या चाहिए, तो मे बी वो शायद उनको वर्ड मिला हो कंसिस्टेंसी कि क्या और कंसिस्टेंट हो सकते हैं। नो डाउट इस छोटे से कैरियर में 200 बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक नाम और जिक्र जहन में आता है, करुण नायर। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया था चेन्नई में उन कंडीशंस में, और उसके बाद उनको भी ज़्यादा मौके नहीं मिलते। तो कई बार वो आपकी किस्मत भी होती है कि आप जिसकी जगह खेले वो प्लेयर वापस आ गया, या फिर वो आपको मौके उतने नहीं मिले। लेकिन ईशान अगर अंतिम 11 में होते हैं तो क्या वो ओपनर के ही स्लॉट पे ही जाएंगे या नीचे भी खेल सकते हैं? देखिए बेहतर तो यही रहेगा, टीम मैनेजमेंट भी जो उनका स्ट्राइक रेट है ओपनर, क्योंकि देखिए उनका खेलने का अंदाज ऐसा है कि वो बॉलर्स के ऊपर जाते हैं, चढ़ के खेलते हैं, हिट करते हैं लंबी लंबी, और जो पावर प्ले का फायदा उठाते हैं टीम को। तो देखिए उनका वो एडवांटेज ज़रूर है और एक इम्पैक्ट तो ज़रूर रहेगा टीम मैनेजमेंट। जैसे अजय ने बात करी कि एक कंसिस्टेंसी वो एक थोड़ा लैक करते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ यही मेंटल टफनेस आएगी उनके ऊपर। यहाँ भी उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी रेगुलर प्लेस बना पाऊंगा टीम में। और क्योंकि अजय आपने भारत के लिए विकेट कीपिंग की है, ईशान को बतौर कीपर आप कैसे आंकते हैं? क्या समय के साथ इंप्रूव हो रहे हैं? क्या भारत के इस समय ओडीआई के लिहाज से बेस्ट कीपर हैं? क्योंकि ऋषभ का अभी तो सवाल निशान है कि कब तक ठीक होकर लौटते हैं। जी हम कह सकते हैं, और प्रॉपर विकेट कीपर रहे हैं जो रेगुलर करते रहे। राहुल भी काफ़ी समय से कर रहे हैं, बट ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो ये एक रेगुलर कीपर रहे हैं। डोमेस्टिक में भी यही करते हैं। भारतीय टीम के लिए जब खेले तो ज़्यादातर कीपिंग की इन्होंने, कई बार एज ए बैट्समैन भी खेले हैं, बट हम कह सकते हैं कि ऋषभ के एब्सेंस में यही आपके मेन कीपर हैं, प्रोवाइडेड आप बैटिंग में जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। जी, तो आज हमने क्रिक लाइव में 7 ऐसे बल्लेबाजों पर फोकस किया जो कि एक तरह से भारत का न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन आपको लगता है जब ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में होगा बंटू जी, कप्तान क्या करे? 7 बल्लेबाजी खिलाए जिसमें कीपर शामिल है और 4 गेंदबाज, या फिर कभी कभी होता है नहीं जी गेंदबाजी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाइए? देखिए 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज तो चाहिए, मैं समझता हूँ उसमें ऑलराउंडर की भूमिका है। और जो हम अभी बात कर रहे थे केएल राहुल, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त फिट बैठते हैं कि वो एक लीवरेज मिलती है कैप्टन और कोच को कि उनकी जगह पे हम बॉलर या बैट्समैन ऐड कर सकते हैं टीम, और ज़्यादातर हम बॉलर्स की तरफ ही जाते हैं। तो वो एक प्लेयर का इम्पैक्ट है और भारतीय टीम को एक वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिलता है उनको। जी बिल्कुल जी। तो ये बात रही ईशान किशन की। और अगर हम देखें ट्विटर पर, क्योंकि अजय ने कहा था कि आजकल खेल जब भी होता है या किसी भी क्रिकेटर की कोई गतिविधि होती है तो वो सोशल मीडिया पर भी बज़ होता है। आइए देखते हैं ट्विटर पर किस तरह के संदेश आ रहे हैं। तो ये पहला ट्विटर मैसेज है आपके योर्स ट्रूली चैनल डीडी स्पोर्ट्स। कैन टीम इंडिया कीप द विनिंग मोमेंटम और विल ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक इन द नेक्स्ट गेम? आपको याद है कि आज दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में होना है और भारत ने पहला मुकाबला जीत लिया था, तो 1:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। विल इंडिया बी एबल टू सील द सीरीज इन विशाखापट्टनम? दैट्स द ट्वीट। India have won all 7 ODI so far in this year 2023, so of course it's a complete domination as far as Indian ODI side is concerned. And look at this, how well has Ravindra Jadeja staged a comeback? Player of the match in the first test versus Australia, player of the match in the second test versus Australia. He was also the player of the series along with Ravichandran Ashwin. और जो पहला मुकाबला मुंबई में खेला गया वहां पर भी ऑल राउंड परफॉर्मेंस के चलते प्लेयर ऑफ द मैच। कांग्रेचुलेशंस। एंड इन एडिशन टू जाडेजा वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट क्लासी केएल राहुल। KL Rahul will deliver when the team needs him the most, and what a knock we got to see here from him the other day. Excellent composure under pressure and a brilliant innings by KL Rahul. Top knock, great support by Ravindra Jadeja and a good win for India. And who's tweeted that? Venkatesh Prasad. Good. सोहेल को जो आउट किया था चौके के बाद 96 वर्ल्ड कप में, तब से हम वेंकटेश प्रसाद को सिर्फ थैंक यू ही कह सकते हैं। वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर्स। अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे कभी कभी क्रिकेटर्स जब राय देते हैं, और शायद वो उतनी लोकप्रिय ना हो किसी क्रिकेटर के लिए, लेकिन वो अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। मुझे लगता है राय रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, बट स्टिल कुछ लिमिट्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे मुझे लगता है कि वेज हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंसर्न पर्सन को, तो वहाँ भी वो अपनी राय डायरेक्ट दे सकते हैं। जी, ट्विटर के जो मैसेज होते हैं, क्या खिलाड़ी भी पढ़ते हैं? सोशल मीडिया कितना असर पड़ता है खिलाड़ी कोच पर?
देखिए मैं नहीं समझता कि ज़्यादा इसमें खिलाड़ी जाते हैं, क्योंकि अच्छा। जब वो एक प्लेइंग मूड में होते हैं और एक सीरीज़ चल रही है, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा खिलाड़ी इसमें जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ चीज़ माइंड पे इफेक्ट कर जाती है। तो वो नहीं चाहते कि अपना फोकस जो है मैं हटाऊं किसी भी गेम में। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा फोकस अपनी गेम और टीम के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं और वो उसमें रहना चाहते हैं। पर जिस तरह से 2-1 से भारत ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की ऑस्ट्रेलिया के चलते और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर से फाइनल में जगह बनाई, पहली बार न्यूजीलैंड के साथ और इस बार ऑस्ट्रेलिया, क्या वाकई ये बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है भारतीय टीम कि जहां बैक टू बैक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने जगह बना ली है? बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी क्रिकेट हम मानते हैं। और कंसिस्टेंसी देखिए, आप लास्ट ईयर भी क्वालिफाई किए थे, जीते नहीं थे, बट इस साल भी क्वालिफाई किए। तो वो, और ये नहीं कि आप कोई एक सीरीज़ या 2 सीरीज़ की बात हो रही है, आपका पूरा वो साइकिल है 2 साल का, उसमें आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करके आप पहुँचे हो। उसमें अगर हम कहें कि भारतीय कंडीशंस में खेले हैं, तो बाहर जाके ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में या इंग्लैंड में गए, तो ओवरऑल ये वर्ल्ड क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये क्वालिफाई करना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दिखाया है कि क्यों भारतीय टीम इतनी बढ़िया है। और वनडे T20 में भी, तो ऑल फॉर्मेट्स में जो है भारतीय टीम अच्छा कर रही है। राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं कि जब तक अक्टूबर आए तो हम बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। अच्छा प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ है। और देखिए टेस्ट चैंपियनशिप जो क्रिएट हुई है उससे कितना इंटरेस्ट बढ़ गया। आप देखिए टेस्ट मैच में कभी आप सोच सकते थे कि लास्ट बॉल में टेस्ट मैच फिनिश हो रहा है, ये शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन आजकल वो क्रिकेट होने लगी है। तो ये एक देखिए टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की, जहां आज से 5 साल पहले हम बात कर रहे थे, तो ये ब्यूटी इन्होंने क्रिएट कर दी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक पुश बैक है टेस्ट क्रिकेट को, और जो कि एक्चुअल रियल क्रिकेट वही है। जी बिल्कुल। और आपको लगता है ओवरऑल जब हम मेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो महिला क्रिकेट की अगर बात करें, जिस तरह से वहां पे वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुआ है और आकर्षण का केंद्र बन रही है 5 फ्रेंचाइजी, क्या ओवरऑल क्रिकेट को पुश मिल रहा है, क्योंकि महिला क्रिकेट पे भी फोकस ज्यादा आया है? जी हाँ, अभी तो इनफैक्ट जब से BCCI ने विमेन क्रिकेट को अपने अंडर लिया है, उसके बाद से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं। भारतीय टीम, विमेन टीम की हम बात करें, और काफ़ी फैसिलिटीज़ के मामले में, हम कोचिंग स्टाफ और उनकी फ़ीस को लेकर अभी हाल ही में BCCI ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो फ़ीस है वो मेंस के बराबर उनको रखा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो विमेन प्रीमियर लीग है, आई थिंक बहुत बड़ा, ये मैं कहूँगा कि एक जो काम किया है BCCI ने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि वर्ल्ड कप में या कोई भी ICC टूर्नामेंट में हमारी जो इंडियन टीम है कहीं ना कहीं जाके सेमीफाइनल या फाइनल में वो हडल में अटक रहे थे। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के 12-13 प्लेयर जो मेन उनके प्लेयर्स हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में खेल रहे हैं, तो भारतीय जो यंग प्लेयर्स हैं, भारतीय जो यंग महिला प्लेयर्स हैं, वो उनके साथ प्रैक्टिस करेंगी, उनका रूटीन देखेंगी, और जब IPL में उनके अगेंस्ट वो अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब गार्डनर को यहाँ एक ओवर में अगर 24 रन लग रहे हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, तो ये कॉन्फिडेंस इंडियन प्लेयर्स में आएगा कि अगर यहाँ विमेन प्रीमियर लीग में अगर ये लग रहा है, तो वाई नॉट, ये जब मैच होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तब भी हो सकता है ये, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। जिस तरह से IPL के आने से मेंस टीम को फायदा मिला था, मुझे लगता है कि विमेंस टीम, और हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, 180, 190, और वो चेज भी हो रहे हैं, जो एक भारतीय टीम में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी कि वो स्कोर 150 के आसपास रहता था। बट अभी खैर ग्राउंड भी थोड़े छोटे हैं, विकेट्स भी जो है बैटिंग फ्रेंडली है, बट स्टिल जब वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जब भारतीय टीम खेलेगी तो उसमें भी ये दिखेगा। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वातावरण है क्रिकेट के खेल को लेकर, उसे मजबूती मिल रही है, चाहे पुरुष क्रिकेट हो, महिला क्रिकेट हो। लेकिन आप, क्योंकि अक्टूबर में ODI है, एक तरह से आपका बड़ा इम्तिहान, उससे पहले अब IPL पुरुषों का शुरू होगा, ये डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता कईयों के लिए? नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते। जैसे अजय ने बात किया कि देखिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर, देखिए मैं ये समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी भारतीय टीम को ऐसे मिल जाएं जो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर जाएं। तो देखिए ये कुछ मालूम नहीं होता, तो ये एक प्लेटफॉर्म को जो यूज़ कर रहे हैं प्लेयर्स, जैसे अभी वुमेंस क्रिकेटर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, हैट्स ऑफ टू BCCI, सैल्यूट की जो उन्होंने क्रिएट किया है। मैं आपको यहाँ छोटा सा एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। 2019 में राहुल द्रविड़ NCA के हमारे वो थे, हेड थे, उन्होंने महिला क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ करी थी। उन्होंने एक NCA में जो मैचेस स्टार्ट किए, उन्होंने बैक टू मैच 10 मैचेस स्टार्ट किए, और वो मैसूर में मैचेस हुए थे। मैं वन ऑफ द टीम का कोच था। अच्छा। तो मैं पहली बार वुमेन्स टीम का कोच बना, तो मैंने देखा कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट है वुमेन्स में, इतने बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं। मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि वुमेन्स क्रिकेट भी इतनी बढ़िया, जो वो अंडर 19 का लेवल था। तो उसमें हालांकि हम चैंपियन भी बने उस टूर्नामेंट में, लेकिन वो टैलेंट को देखिए, ये कहीं ना कहीं सोच है राहुल द्रविड़ की,
जो उन्होंने वुमेन क्रिकेट के लिए सोचा, और उन्होंने 10 मैच बैक टू बैक, एक दिन का विश्राम होता था और वुमेन्स खेली और कोई इंजरी नजर नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो वही एक बीसीसीआई ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो वो प्लेटफॉर्म चाहे वो वुमेन्स के लिए हो और या आईपीएल मेंस के लिए हो, तो ज़बरदस्त हेल्प करेगा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ मिक्सअप होकर। वो प्रेशर जो है वो रिलीज होता है प्लेयर्स के साथ जब वो बड़ी क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। और इस साल की शुरुआत में हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप तो महिलाओं के नाम गया, इंडियन टीम के नाम, लेकिन अब 2011 के बाद समय आ गया है कि 2023 में भारत जो है आगे जाए, सेमीफाइनल पे तक ना पहुंचे सिर्फ। देखिए यार, जिस तरह से भारतीय टीम परफॉर्म करती है बायलैटरल सीरीज़ में, अभी हम स्टैट्स भी देख रहे हैं, लगातार 7 मैच इस साल जीती और ओवरऑल भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में, जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी और ज़्यादा आ सकती हैं। जैसे 2011 और 1983 में हमने 2 विश्व कप जीते, बट मुझे लगता है भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, तो वो क्रंच टाइम में जो है वो ज़रूर अपना कंपोजर रखे और हमारे पास ट्रॉफीज, आईसीसी ट्रॉफीज आए। जी, तो ऑल द बेस्ट टू इंडियन क्रिकेट टीम एंड ऑल द टीम्स। और आज कार्यक्रम में आके बल्लेबाजी पर चर्चा करने के लिए अजय रात्रा आपका, बड्डू सिंह आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक लाइव। एंजॉय योर क्रिकेट।